Today we will start with the next postulate, that is the sixth number that I was telling you कि ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. ओके अभी तक हमने ये डिस्कस करा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है एंड दे विल नॉट लूज और गेन एनर्जी. ओके बट अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी और लूज एनर्जी. अभी हमें कॉन्ट्रडिक्शन भी बता रहे हैं. अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं, और वो कैलकुलेशन ये करते हैं कि हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर अगर r डिस्टेंस में है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ओके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी, ये निकाल लेते हैं पहले हम थोड़ा. अब रेडियस जो कि r से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना mv/nh/2π जो एंगुलर मोमेंटम से निकला था. और फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकला था F=FC, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे जब हमने वैल्यू रखी तो हमें मिला 1/4πε0 Ze²/r² = mv²/r. अब क्या करते हैं, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, तो हम करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं और उसको फिर सेकंड को उससे डिवाइड दे देते हैं. करके देखिएगा, और जब आप डिवाइड दे देंगे फिर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक, ये आ जाएगा आपका n²h²/4π² और इधर आएगा आपका mv²v²r²/mv²/r. इस जब पूरे को आप सॉल्व करेंगे बेटा, फिर आप इसमें जब आप r की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा आपका n²h²/π(m)z². ये जो पाई है, अगर आप इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो r तो क्या है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, n शेल, n का मतलब क्या है, n शेल, और n है आपके जिस शेल में वो है, h एक प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम रखेंगे बाद में. पाई एक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है, चार्ज E जो होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट होता है. अगर हम ये सारे कांस्टेंट टर्म एक साथ रख दें और जो नॉन कांस्टेंट है वो है n²/z, ये हम यहाँ रख दें बाहर, तो अब जब हम इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई, m, सब की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 0.53. यानी अब वो जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में, है ना, बहुत छोटा सा होता है एंगस्ट्रॉम. ओके दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर का 10⁻⁻10 इतना वैल्यू होती है इसकी. ये कन्वर्जन्स आपकी बुक्स में दिए होंगे, आप देख लीजिएगा. ठीक, तो ये है फाइनल आपका जो रेडियस है वो क्या आता है, r फॉर द एन शेल इज दैट इज़ 0.53 n²/z. हम चाहते तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट आपको बताने के लिए कि एक्चुअली आया कहाँ से, ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करा. बट अब बाकी चीज़ों के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इट इज़ नॉट नेसेसरी, और वैसे भी 11th क्लासेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा सा हमने कर लिया. ओके तो अगर हम वेलोसिटी देखेंगे बेटा, तो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर/सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी का होता है 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पोटेंशियल एनर्जी का होता है -2 × 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और टोटल एनर्जी का आता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एक चीज़ नोटिस कर लूँगे, माइनस आई है, पोटेंशियल एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी. अब माइनस का मतलब क्या होता है, ये माइनस का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंड विथ न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कर्ज है. वो क्या है कि जबकि उसको न्यूक्लियस इस तरीके से होल्ड करके रखता है, और जब तक वो कर्ज ये नहीं लौटाएगा, यानी वो क्या करेगा, बाहर नहीं जा पाएगा. इसलिए वो क्या है, निगेटिव, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है, ये इस नेगेटिव का मतलब है. ठीक, अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करिए दैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल ऑफ H एटम. अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे कि एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, वो भी NH शेल में. NH यानी कितने भी शेल हो सकते हैं, 1 2 3 4. ठीक, अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो है -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा अब हाइड्रोजन के लिए अगर Z तो 1 होता है, Z क्या, एटॉमिक नंबर. अच्छा तो ऊपर हम Z की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी 1² 1.
अब पहले अगर पहले शेल के लिए निकाल रहे हैं एन की वैल्यू 1, तो टी ई कितना है, टोटल एनर्जी कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एन की वैल्यू 2, यानी अब नीचे 2 रख देंगे, यानी 2 2 4, 4 आएगा 1/4। देखिए ऊपर 1 कैसा आया, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है। अब एन की वैल्यू, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे एन की वैल्यू 3 आज जब रखेंगे तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी एन की वैल्यू 4 रखेंगे, इसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, इसको अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो ये है कि सेंटर में अगर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, ये दिख रहा है आपको, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, तो पहले वाले शेल जो मैंने नंबर 1 मार्क करा है, उसके पहले शेल की जो टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे धीरे 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 धीरे, यानी जैसे जैसे क्या होगा, इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर हम शेल में आगे बढ़ते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी, है ना, यानी जब हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, अगर ये शेल क्या हो गया, इन्फिनिटी तक हम चले जाएं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, यानी अगर हम कहें कि जैसे जैसे हम शेल्स में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा आटोमोस्ट शेल का, तो वैसे वे क्या होगी, एनर्जी आपकी बढ़ते हुए चली जाएगी। ठीक, नाउ अब इसका मतलब ये कि अब इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, वहाँ से निकलने के लिए, तो अब उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आने लगेगी। न्यूक्लियस के जितने पास उतनी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा है। न्यूक्लियस से जितने दूर उतनी ज़्यादा पॉजिटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट मीन्स आयोनाइजेशन हैज़ अकर्ड। अब यानी अब क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, वो आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन लूज करके बाहर निकल गया। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो हमने छोड़ा हुआ था। अब 6 पॉइंट क्या कहता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। कब, जब उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले तो। फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करेंगे कि पहले वाले शेल की एनर्जी कितनी है, फर्स्ट शेल की एनर्जी है हमारे पास, वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब इसको हम कितनी, अगर हम बाई चांस इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करा हुआ है मैंने, यहाँ पे अगर हम इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं तो क्या आएगा, -3.4, यानी अगर इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तो ही ये सेकंड शेल में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, देन ओनली दे विल एक्साइट और लूज इटसेल्फ। तभी वो क्या करेगा, एक लेवल पे बढ़ेगा और दूसरे लेवल पे, यानी वो जंप करेगा या नहीं करना है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड करेगा। अगर 10.2 से मैं कम की देती हूँ, बाई चांस 9.6 की देती हूँ, अगर मैं 9.6 की दूंगी तब आप देखना कैलकुलेशन करके वो -3.4 से कम आएगा, यानी ऐसी कंडीशन में क्या वो बीच में झूल जाएगा, यानी तब वो क्या करेगा, वो एनर्जी को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तब एक्सेप्ट करता है या लूज तब करता है जब उसे वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही मिले। ठीक, ऐसी कोई भी रैंडम एनर्जी एक्सेप्ट या लूज नहीं करी जाती है। तो इसके 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और अगर वो लूज करता है तो क्या कहते हैं इसे, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर अब हमने देखा कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लूज करता है, फॉर एग्जांपल अगर E1, अगर पहले वाले की एनर्जी अगर E1 है, तो अगर उसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करी तो E2 में पहुंचा। ऐसी अगर उसने कोई फिर ज़्यादा थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो E3 में पहुंच गया, या E2 ने कुछ और एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो E3 में पहुंच गया। यानी इस तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही करता है। अब सबसे अच्छी बात जो बोर्स मॉडल ने वो एक्सप्लेन करी, वो करी थी क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो कि रदरफोर्ड का क्या था, सबसे बड़ा फेलियर था। क्योंकि रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया। अब ये स्पेक्ट्रम है क्या, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसमें से अगर हम वाइट लाइट डालते हैं, वाइट लाइट यानी जिसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होती हैं लाइट का, लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर अब वो जब हम डालते हैं तब हमने देखा कि एक आगे हमने फिर फिल्म जैसी लगाई, फिर हमने देखा कि आगे जाके हमें कुछ कलर्स के बैंड मिले। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसने जैसी वो वाइट लाइट उससे गुजरी होगी, उसने कुछ क्या करे होंगे, एनर्जीज एब्जॉर्ब कर ली होगी, कुछ उसने रेडिएट कर ली होगी। तो जो जो हमें फिर आगे जाके वो वाइट लाइट्स
जब वो उस H2 गैस से गुजरी, फिर जाके हमने नोटिस करा, तब हमने नोटिस करा कि हमें कुछ कलर के बैंड दिखाई दिए। वो थे बाई चांस रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरीके के। एक्चुअली ये कलर्स नहीं होते, ये वेवलेंथ होते हैं। आपको थोड़ा समझाने के लिए इस तरीके से बोला गया है, ठीक। तो अब हमने नोटिस करा कि यहाँ पे ब्लू तो है ही नहीं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू की जो एनर्जी थी वो उतनी ही थी जितने कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को चाहिए थे, तो उसने अब्जॉर्ब कर ली। अब बाकी रेड, येलो, ऑरेंज की उसको नहीं चाहिए थी, उसने इमिट कर दी। यानी इस तरीके से हमें क्या मिला, एक तरीके से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला। डिस्क्रीट यानी कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, एक कंटिन्यूस नहीं है। पर अगर हम किसी और का अगर हम नोटिस करें या हम किसी और का अगर हम देखें, तो कभी कभी हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मिलते हैं, यानी पूरा का पूरा कलर बैंड नज़र आता है। तो यही चीज़ क्या करी थी फिर आगे जाके बोहर्स ने एक्सप्लेन करी थी, जिसे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।